नमस्कार दोस्तों, आज सच्चाई सरदार पटेल की 7वीं कड़ी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं हरि देसाई आपका स्वागत करता हूं और विशेष रूप से सच्चाई को हम आपके समक्ष रखते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो फैला रहा है गलत 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 बातें, उसको कुछ हद तक हम क्लियर भी करना चाहेंगे। और विशेष रूप से हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी सच्चे इतिहास को, तथ्यों के आधारित इतिहास को जाने, समझे और औरों को भी फैलाए। इसके लिए ये एपिसोड हम कर रहे हैं। आप सबों का स्वागत है। आप में से जिन्होंने डॉक्टर हरि देसाई चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि सत्य और तथ्य बिना किसी के प्रति अहोभाव या दुर्भाव रखते हुए हम ये बातें प्रस्तुत करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सरदार पटेल ने विभाजन का सबसे पहले क्यों स्वीकार किया। इस मसले पर हम बात करेंगे। शायद आपको ताज्जुब होगा कि सरदार पटेल ने विभाजन का सबसे पहले स्वीकार किया था। हाँ, ये हकीकत है और मेरे पास उसके प्रमाण भी हैं। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि पार्टीशन ओवर माय डेड बॉडी। 1937 में स्वातंत्रवीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाते अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण जो दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इस देश में दो राष्ट्र प्रवर्तमान हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, यानी टू नेशन थियरी। वैसे तो हम जिन्ना के नाम से जानते हैं, मगर 1937 में स्वतंत्रवीर सावरकर, हिंदू महासभा के सुप्रीमो, उन्होंने ये प्रस्तुत किया था। और आपको सावरकर समग्र में के 90 वॉल्यूम में ये पूरा का पूरा उनका कर्णावती अधिवेशन का भाषण मिल जाएगा। आप जरूर पढ़िएगा, पढ़ने लायक है। 1940 में मार्च में जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में रावी के तट पर जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें फजलुल हक ने पाकिस्तान प्रस्ताव रखा। हालांकि उसमें पाकिस्तान नाम नहीं था, मगर मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र। जिन्ना का यह मानना था कि मुस्लिम हिंदू कांग्रेस के अंतर्गत रह नहीं सकते। जिन्ना हमेशा अपने आप को मुस्लिमों का एकमेव स्पोक्स पर्सन कहते थे और कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहते थे। वो उनका बहुत पुराना राग वो आलापते थे और अंग्रेजों से मिली भगत भी थे। इसलिए सरदार पटेल ने जिन्ना के ये द्विराष्ट्र के सिद्धांत को इतना अर्थहीन बताया था और कहा भी था कि एक ही देश में दो राष्ट्रों के विचार को हम हास्यास्पद मानते हैं। उनका यह कहना था कि इसका अर्थ यह होगा कि पिता एक राष्ट्र का होगा और उसके बच्चे दूसरे राष्ट्र के। यानी सरदार पटेल आगे भी कहते हैं कि इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि कुछ लोग तो नो मैन्स लैंड के भी होंगे यदि पिता एक राष्ट्र का हो और माता दूसरे राष्ट्र की। यानी ये हमारे पास विभाजन का थीम वॉल्यूम जो है पीएन चोपड़ा वाला, प्रभात प्रकाशन दिल्ली का बड़ा मशहूर प्रकाशन गृह है, उसने ये थीम वॉल्यूम्स प्रकाशित किए हैं और उसमें सब पत्र और सरदार पटेल का संपूर्ण वांग्मय जो है उसमें से हिंदी में इसको प्रस्तुत किया हुआ है। यानी दस्तावेजीकरण ठीक ठीक हुआ है, यानी अधिकृत रूप से ये हुआ है। तो सरदार पटेल तो वैसे मानते नहीं थे, विभाजन के समर्थक नहीं थे, और फिर भी कैसे हो गए। अब देखिए कि हमारे यहां पर सितंबर 1946 में
इंटरिम गवर्नमेंट बनी। वाइसरॉय की अध्यक्षता में जो एक इंटरिम गवर्नमेंट हुई उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ साथ आना था, मगर मुस्लिम लीग तो हमेशा हर चीज में नखड़े कर रही थी, क्योंकि उसको अंग्रेजों के पढ़ाए हुए पाठ के हिसाब से चलना था। और मेरे ख्याल से उसी के मार्फत, यानी जिन्ना के बारे में ये कहा जाता है कि जिन्ना ने कैसे पाकिस्तान लिया, तो बोले एक टाइपिस्ट और कुछ चंद चिट्ठियों के मार्फत उन्होंने पाकिस्तान लिया। हालांकि इतना सरल नहीं होता है। उनको मुसलमानों का जन समर्थन भी था। 1946 में जो चुनाव हुआ तो उसमें मुस्लिम जो सीट्स थी उसमें अधिकांश उनको मिली थी, लगभग 75 के करीब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना था उसमें। तो उन्होंने सरकार में आने से इनकार कर दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहिष्कार किया। ये सब तो बातें हम जानते हैं। सितंबर में वाइसरॉय की अध्यक्षता में कांग्रेस के जो लोग थे वो इंटरिम गवर्नमेंट में शरीक हुए। अध्यक्ष वाइसरॉय थे, वेवेल, और उपाध्यक्ष एवं विदेश के मसलों के सदस्य यानी मिनिस्टर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें सरदार पटेल होम मेंबर थे, यानी होम मिनिस्टर थे। और इस मिनिस्ट्री में शरत चंद्र बोस भी 2 महीने के लिए शरीक हुए थे। शरत चंद्र बोस को आप जानते होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई, जो बाद में चलकर विभाजन के वक्त बंगाल को अलग देश का जो मूवमेंट उन्होंने चलाया, सुहरावर्दी, मुस्लिम लीग के जो प्रीमियर थे सुहरावर्दी और शरत चंद्र बोस ने मिलकर अलग बंगाल देश, अलग बंगाल राष्ट्र, उसके लिए उन्होंने कहा। जैसे पेरियार द्रविड़ नाडु के लिए मांग कर रहे थे, जैसे सिखिस्तान के लिए मांग कर रहे थे। जिन्ना अकेला नहीं था जो कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मांग रहा था। इस देश को तितर बितर करने की साजिशें चारों ओर से हो रही थी। और फिर तो फरवरी में घोषणा हुई। 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने घोषणा करी कि जून 1948 के पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। मगर उसके पहले मैंने कहा कि सितंबर में इंटरिम गवर्नमेंट हुई। जिन्ना के नखड़े कुछ कम हुए और अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी शरीक हुआ, मगर जिन्ना खुद इंटरिम गवर्नमेंट में शरीक नहीं हुए। उन्होंने लियाकत अली को आगे किया। पहले मांग की कि हमें गृह मंत्रालय दिया जाए। सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे। उन दिनों का जो माहौल था वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का काफी तेज तर्रार माहौल था। और तो फिर लियाकत को फिनांस दिया गया, और फिनांस की अप्रूवल के बिना कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकती है, कोई प्रकल्प नहीं लिए जा सकते हैं। कांग्रेस के जो समर्थक उद्योगपति थे और जो डोनर थे वो हैवी टैक्सेशन लियाकत अली के बजट में उनको भुगतना था। सरदार पटेल इतने तंग आ गए थे कि दिसंबर 1946, याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं वो जानबूझकर रिपीट भी कर रहा हूं, दिसंबर 1946 तक
सरदार पटेल ने तय कर लिया था कि जो अंग सड़ता है उसको काट के फेंक देना चाहिए। मुस्लिम लीग के साथ हम ज्यादा दिन रह नहीं सकते। और विभाजन का स्वीकार करने के लिए वो तैयार हो गए थे मानसिक रूप से। और वीपी मेनन भी लिखते हैं, राजमोहन गांधी भी लिखते हैं कि दिसंबर 46 और जनवरी 1947 के बीच में सरदार पटेल ये तय कर चुके थे कि अभी पाकिस्तान दे ही देना चाहिए। तो पहले तो वो कहते थे कि जिन्ना का मैड ड्रीम है पाकिस्तान, हम पाकिस्तान देंगे नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर वही सरदार साहब पाकिस्तान देने के लिए तैयार हो चुके थे। माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आए और 2 दिन के बाद में आपने वाइसरॉय का पदभार संभाला। मैंने कहा कि 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा करी कि जून 1948 के पूर्व तक या तो तब तक हम भारत छोड़ देंगे। अब आगे जो होना था उसके बारे में सरदार साहब ने ये कहा कि हम तो विरोधी थे इसके, हम नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, हम ये चाहते थे कि अंग्रेज पहले जाएं। गुजराती में हमेशा सरदार साहब कहते हैं पहला तमे टड़ो और उसके बाद में वो हम निपट लेंगे, हमें क्या करना है, हिंदू और मुसलमान। मगर जिन्ना का वो आपको मालूम होगा कि 15-16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और कोलकाता में हजारों लोगों की लाशें गिराई गईं, अधिकांश हिंदू मारे गए, उसने सबका एक विचार करने का तरीका बदल दिया। और शरद चंद्र बोस को 24 अगस्त 1946 को सरदार पटेल ने लिखा और मारे गए लोगों के प्रति अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि एक न्याय संगत, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होगी। कलकत्ता के लोगों को इस सदमे से उबरने में काफी समय लगेगा। मैं नहीं जानता कि उस सरकार का क्या होगा जिसके शासनकाल में ऐसी अपमानजनक घटनाएं घटी। किसी भी सभ्य देश में ऐसी सरकार को एक दिन भी अस्तित्व में नहीं बने रहना चाहिए, परंतु हम लोग विचित्र परिस्थितियों में रह रहे हैं। हम लोगों को इस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। सरकार कौन सी थी? सुहरावर्दी की, मुस्लिम लीगर की। और बाद में चलकर ये शरद चंद्र बोस उनसे मिलकर अलग बंगाल देश के लिए कोशिश कर रहे थे। खैर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके इन प्रयासों को विफल कर दिया और श्यामा बाबू सरदार पटेल की आंख में बस गए। उन्होंने कहा कि हिंदू बहुल इलाका जो है उसको हमें भारत से जोड़ना चाहिए। भले ही मुसलमान बहुल इलाका है, वो फिर बाद में पाकिस्तान की बात चली तो पाकिस्तान में चला जाए, मगर अलग देश, बंगाल देश नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा उसी हिसाब से पंजाब का भी बंटवारा हुआ। पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब गया, पूर्व पंजाब भारत को मिला। और सरदार साहब ने कहा कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने बंटवारा कराया। हाँ, हम स्वीकार करते हैं कांग्रेस ने बंटवारा कराया, मगर हम क्यों कराए? हमने क्यों स्वीकार किया? हम विरोध में थे। बापू
ओवर माय डेड बॉडी कहते थे। मान लीजिए कि ये विभाजन हम स्वीकार न करते तो इस देश में परिस्थितियां इतनी बिगड़ती, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाती जो संभालना मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है और वो भी मैं आपके ध्यान के लिए थोड़ा उसका उल्लेख भी करना चाहूँगा। मगर सरदार पटेल की जो स्पष्टवादी भूमिका थी वो ये कहता है कि मैं एक स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। न्याय का हमारा सिद्धांत सभी समुदायों के लिए है, हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों आदि सभी के लिए, सभी समुदायों के लिए उनका उचित स्थान है। मैं हिंदुओं और मुसलमान दोनों को ही समान रूप से कड़वी बातें कहता हूं, लेकिन जैसा कि मैं कई बार कहा है मैं मुसलमानों का मित्र हूं। यदि मुसलमान लोग मुझे इस प्रकार स्वीकार नहीं करते हैं तो वे भी पागलों की तरह कार्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सही या गलत को नहीं समझ पा रहे हैं। और आपको मैं इस बात का भी जिक्र कर लूं कि मौलाना आज़ाद 1946 में मौलाना आज़ाद ने एक इंटरव्यू दिया था और मुसलमानों को कहा भी था, और उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद पर जो भाषण दिया उसका भी बार बार जिक्र होता है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दोजख बन जाएगा। आप भारत से अलग न हो, पाकिस्तान न मांगे, 1946 की बात थी। मगर उस वक्त माहौल कुछ भिन्न था। जिन्ना साहब का मुसलमानों को इंस्टिगेट करने का इरादा जो था उससे मुसलमान उत्तेजित थे, मौलाना आज़ाद की बात को न माने। और आपको ताजुब होगा कि आज भी पाकिस्तान में मौलाना आज़ाद का वो जो इंटरव्यू 1946 का था उस पर बहस हो रही है कि मौलाना ने सही बात करी थी। आज भी पाकिस्तान दोजख की स्थिति में है। तो सरदार साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बात करे थे विभाजन के लिए, और वैसे वो काफ़ी कुछ बात वीपी मेनन ने अपनी किताब में तो लिखी है, मगर जिन्ना की क्या स्थिति थी उसका जिक्र आयशा जलाल द सोल स्पोक्समैन और पाकिस्तान पर जो उनकी और किताबें हैं उन किताबों में उन्होंने ये जिक्र किया है कि जिन्ना साहब को अंत में मरुस्थल जो है, अभी भारत पाकिस्तान के बीच का मरुस्थल जो है, वहां पर छोटी सी जगह पाकिस्तान के नाते दी जाती तो भी वो संतुष्ट हो जाते। मगर सरदार साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमारी संविधान सभा में, जिसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, और मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा बनाई थी। संयोग देखिए, उस संविधान सभा का पहला अध्यक्ष जो था वो जोगेंद्र नाथ मंडल, वो हमारे बंगाल के दलित मुस्लिम लीगर थे, और वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। देखिए, दोनों देश में पहले जो लॉ मिनिस्टर बने वो दलित थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लॉ मिनिस्टर थे और जोगेंद्र नाथ मंडल वहाँ लॉ मिनिस्टर थे। मगर जिन्ना के देहांत के बाद स्थितियां ऐसी बदली कि मंडल साहब वहाँ से मंत्री पद छोड़ इस्तीफा का लंबा पत्र देकर भारत चले आए। ये स्थिति है। मैं सरदार साहब ने जो कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विभाजन के बारे में, उसका थोड़ा जिक्र करूंगा। उन्होंने ये कहा था कि जिन्ना तो बंगाल और ईशान भारत यानी पूरा आसाम सहित का इलाका जो था, वो पूरा बंगाल, पूरा वो ईशान भारत का इलाका यानी आसाम तब कहलाता था, और पूरा पंजाब चाहते थे। मगर जिन्ना को छिन्न भिन्न पाकिस्तान से संतुष्ट होना पड़ा।
हमने स्थितियां ऐसी क्रिएट की और आग्रह किया कि दोनों प्रोविंस यानी बंगाल और पंजाब का पार्टीशन किया जाए और बंटवारा हो. I made a further condition that in 2 months' time power should be transferred and an act should be passed by the parliament in that time. If it was guaranteed, then British government would not interfere with the question of Indian states. We said, we will deal with the question, leave it to us. You take no sides. Let paramountcy be dead. You do not directly or indirectly try to revive it in any manner. You don't interfere. We shall settle our problem. The princes are ours and we shall deal with them. On those conditions, we agreed to partition. And on those conditions, the bill in the parliament was passed in 2 months. Parliament यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं. Agreed to by all the three party. Show me any instance in the history of British Parliament when such a bill was passed in 2 months. But this was done. It gave birth to this parliament. यानी अपनी पार्लियामेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं. के मुंशी ने भी लिखा है कि इवन चर्चिल एडवाइस जिन्ना टू एक्सेप्ट द moth eaten and truncated Pakistan. The India Independence Act 1947 passed by the British Parliament paved way for the transfer of power to Indian Union and the Pakistan Union on 15th August 1947 ahead of the original declaration. Declaration क्या था कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत से चले जाएंगे. कांग्रेस द्विराष्ट्र का सिद्धांत कभी नहीं मानी, इसलिए इस देश में सभी धर्मों के लोग जो चाहे रहना चाहें उनको बाइज्जत समान अधिकारों के साथ, समान नागरिक अधिकारों के साथ उनको स्वीकार किया गया. कोई भेदभाव नहीं. जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, यहां रहे, वो इस देश के प्रति निष्ठा के कारण रहे. और विभाजन के उन दिनों के बारे में और आज़ादी के उन दिनों के बारे में और ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई तरह की गलत बातें फैलाई जा रही हैं. आपको जागरूक रहना है. हरी देसाई भी जो कह रहा है उसको आपको जांचना है, परखना है, आपको फैक्ट चेक करना है. ये आदत बनाए रखें. आज इतनी बात. अगले एपिसोड में हम कल फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष रात को बराबर 9 बजे. नमस्कार.